हाँ जी भाई, तो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। इथेनॉल हो गया कल। आज पढ़ेंगे क्या? इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड, ठीक है भाई। क्या फॉर्मूला होगा इसका? ईथ का मतलब क्या? दो कार्बन, ठीक है। एन आ रहा है, एन का मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड है, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा? 6 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। चलिए, फिर ओइक एसिड का मतलब क्या? हाँ, तो फॉर्मूला क्या है उसका? हाँ, तो फॉर्मूला क्या है? COOH, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो फोर बॉन्ड आ जाएगा, और ये बन गया हमारा इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड हो गया ये। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? विनेगर बोल देते हैं, ठीक है। यही हमारा विनेगर भी है, ठीक है। चलिए, या इसको और एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसे क्यों ये जमता है ना, तो आपने देखा होगा कश्मीर में या जहाँ पे बर्फ़ जमती है, ठीक है, या अंटार्कटिका में जो बर्फ़ वाइट वाइट सी बर्फ़ जमती है, एकदम वाइट वाइट सी, है ना। तो जब ये जमता है तो भी ये भी ऐसा वाइट वाइट सा हो जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जैसे ग्लेशियर्स होते हैं ना, है ना, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, ठीक है, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं अपन। तो इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। CH3, तो इसी को तो तोड़ दिया उसने, देखो Ca, तो ये CH3, फिर CH2 और COOH, ऐसे, या CH3। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, गलती मैंने करी है, सही बात है। ये तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, मैंने जो लिखा है सही है। हाँ, 2 कार्बन, देखो 2 कार्बन ये हो गए और एक ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? CH3 आएगा यहाँ पर, CH3, अरे CH3 आएगा, ठीक है। अब सही है, एसिटिक एसिड, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, बता दिया मैंने आपको। विनेगर भी बोलते हैं और ग्लेशियल एसिड भी बोल देते हैं, विनेगर भी इसको बोल देते हैं। इसकी स्मेल कैसी होती है? विनेगर लाइक स्मेल होती है इसकी। कैसी होती है भाई? विनेगर लाइक, विनेगर लाइक स्मेल होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, है ना। विनेगर की स्मेल कैसी होती है? विनेगर जैसी होती है, ठीक है ना। हाँ, है ना। गुलाब की खुशबू कैसी होती है? गुलाब जैसी होती है ना। इसी तरीके से, है ना। तो आम की खुशबू कैसी होती है? आम जैसी होती है ना। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको भाई? विनेगर खुद है, इसका नाम है, और फिर हम कह रहे हैं कि इसकी स्मेल विनेगर जैसी होती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के घर में विनेगर होता ही होता है, सबने सूंघा हुआ है ना। तो सबको पता है कि विनेगर कैसा लगता है, कैसी स्मेल उसकी होती है, इसलिए क्या कह रहे हैं अपन? विनेगर लाइक स्मेल होती है। इसको अपन बोल सकते हैं पंजेंट स्मेल। क्या बोल सकते हैं? पंजेंट स्मेल, यानी कि वो थोड़ी सी हल्की सी चुभने वाली, ऐसा लगता है खोलते हैं तो खट्टी खट्टी ऐसे लगता है वो, है ना। तो इसीलिए पंजेंट स्मेल है, ठीक है। फॉर्मूला देख लिया अपन ने इसका, CH3COOH होता है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई? है, हाँ,
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में 118 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 प्लस कर दो, ठीक है। इसमें 273 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, ठीक है। चलिए और बताइए भाई इसके बारे में, इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है, SOUR, सोर टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए कलर कैसा होता है इसका, ये बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग, अरे बॉइलिंग है भाई, देखते हैं फिर अभी, ठीक है। चलिए कलर कैसा होता है इसका, कलरलेस होता है, COLOUR, कलरलेस, ठीक है। चलिए पानी में घुल जाता है क्या ये, वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। हमारे पास जो विनेगर आया है वो पानी में घुल के तो आया है, ठीक है। चलिए है ना, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 118 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अपन मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है भाई 17 डिग्री सेल्सियस। इससे कम पे ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतने पर पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब कल अपन ने देखा था एक चीज़, क्या देखा था भाई, कि हमने सेंट बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने क्या यूज़ किया था, परफ्यूम बनाया था, जिसमें हमने क्या यूज़ किया था, एल्कोहल। तो एल्कोहल में की रिएक्शन अगर अपन इथेनोइक एसिड से करवा देते हैं तो हमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर या एस्टर, ठीक है, एस्टर मिलता है। और उसी एस्टर का यूज़ करते हैं किसमें, परफ्यूम बनाने में, ठीक है, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत शानदार होती है, ठीक है ना। चलिए तो एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन क्या मतलब हुआ इसका, ईस्टर बनाना है अपन को, क्या बनाना है, ईस्टर। तो कैसे बनेगा भाई, आपने अगर एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल की रिएक्शन करवा दी किससे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, ईस्टर, क्या मिल जाएगा, ईस्टर मिल जाएगा, ठीक है, या एस्टर मिल जाएगा। और साथ में क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है। स्मेल कैसी होती है इसकी, स्वीट स्मेल होती है, इसीलिए इसका यूज़ किस में करते हैं, परफ्यूम बनाने में, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसकी, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3COO। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है यहाँ पर, इथेनोइक एसिड है, ठीक है। और क्या मिल जाएगा आपको, देखो वाटर निकालना है यहाँ से अपन को, क्या निकालना है, वाटर निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये OH और यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है। तो ये H2O, ठीक है। अब क्या बच रहा है, CH3CO बच रहा है इधर, ठीक है, बच रहा है नहीं बच रहा है, तो ये हो जाएगा CH3CO, ये बॉन्ड लगा दो बीच में, ठीक है, समझ में आएगी बात। और क्या बच रहा है, C2H5O बच रहा है यहाँ से, तो इसको उठा करके ऐसे पलट देंगे, ये O इधर आ जाएगा यहाँ पर, ये O, ठीक है, और ये C2H5। समझ में आएगी नहीं ये बात, अरे बोलो भाई, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ, देखो
है ना, वाटर निकलेगा ना, तो ये OH है, ठीक है, और ये H है, तो H2O हो जाएगा ये, ठीक है, ये H2O हो गया। बचा क्या यहाँ पर, CH3CO बचा, बस O तो निकल गया यहाँ से। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, C2H5O, तो ये O उठ करके ऐसे आएगा और ये पलट जाएगा ऐसे, ठीक है ना, तो O इधर लिखना है अपन को यहाँ पर, ये O, ठीक है, और ये C2H5, ये क्या बन गया भाई, ईस्टर बन गया, स्वीट स्मेल, ठीक है ना, जिसकी होती है, ठीक है भाई। तो ये तो अपन ने ईस्टर बना दिया। दूसरा देख लो, क्या, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी कार्बोनेट आ जाता है, ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया CH3COOH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन इथेनॉइक एसिड की, ये इथेनॉइक एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम से, ये सोडियम से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, ठीक है, H निकल जाएगा और Na जुड़ जाएगा यहाँ पर, CH3COO माइनस और Na+, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए, और किससे रिएक्शन करवा देंगे, सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो सोडियम आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या निकलेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो ये CH3COO माइनस Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। चलिए, सेम टू सेम हो जाएगा किसमें भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट में, ठीक है। CH3COO माइनस Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये हो गया। और ये जो तीनों बन रहे हैं इनका नाम क्या है भाई, सोडियम सोडियम इथेनोइक एसिड, क्या है इसका नाम, सोडियम इथेनोइक एसिड, सोडियम इथेनोइक एसिड, क्या नाम है इसका, सोडियम इथेनोइक एसिड, ये दे रखा है, हाँ, सोडियम एस्टर भी बोल सकते हैं इसको, ऊपर है ना। चलिए, या इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया, इथेनोइक एसिड। आप क्या देख लेते हैं, सोप। हाँ जी भाई, सपोनिफिकेशन यानी कि सोप बनाने का प्रोसेस देखने वाले हैं अपन। तो आपने कभी ऐसा हुआ है कि आप नहाते टाइम गलती से सोप या सोप का झाग मुंह में चला गया होगा, ठीक है, कैसा लगता है टेस्ट में, कड़वा लगता है, ठीक है ना, बहुत ही गंदा सा लगता है ना। तो वो कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है, वेरी गुड, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का क्यों है, क्योंकि ये जो सोप होता है, सोप जो बनता है वो किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है। बात समझ में आ गई, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, थोड़ा बेसिक होता है। ऐसा नहीं है कि सारे ही सोप जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ बेसिक नेचर के भी नहीं होते हैं, ऐसा उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो सपोनिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने देख लिया है कि ये किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बनता है,
ठीक है। और टेस्ट में कैसा होता है, ये बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, चलिए होता क्या है इसमें अपन करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करते हैं। लाइसिस मतलब तोड़ना, ठीक है ना। हाइड्रो मतलब हाँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, जब हम एस्टर का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाँ, अभी बनाया था ना अपन इससे पहले। ईस्टर से ईस्टर होता है ना, अभी अपन ने बनाया था। हम्म, हाँ, सो बनाने में भी यूज़ करते हैं उसको। चलिए भाई, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन हो गई सपोनिफिकेशन की। क्या है, जब हम ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, क्या करने के लिए, सोप का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन कह देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि रिएक्शन देख लेते हैं अपन इसकी। ईस्टर का फॉर्मूला बताओ मुझे, अभी बताया था अपन ने। CH3 COO C2H5। ठीक है, ये ईस्टर होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या डाल देंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। इसमें अपन ने क्या मिला दिया, क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो इसमें हमें क्या मिलेगा, सोप मिलेगा। क्या मिलेगा, सोप। ठीक है, यहाँ से ये C2H5 निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा। ये C2H5 OH से रिएक्शन करके बताओ क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, OH और C2H5 निकल जाएगा। तो ये C2H5 OH, C2H5 OH क्या बन गया, ये क्या है ये, अरे भाई 3 साल से पढ़ते हैं, इथेनॉल है, शाबाश। यानी कि इथेनॉल क्या है, एल्कोहल है। यानी कि जब हम सोप बनाते हैं तो क्या निकलता है, इथेनॉल भी उसमें रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉन्ड बचा हुआ है, अब ये इसमें क्या जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, C2H5 तो निकल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 COO माइनस Na+। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा क्या, सोप आ गया। ठीक है, इस तरीके से, और इथेनॉल आ गया इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम सोप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको बनाते टाइम क्या निकलता है, इथेनॉल भी निकलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि साबुन को झाग बना के पी जाओ, घोल के पी जाओ। ठीक है, वो उसमें नहीं होता है, बनता तो है, लेकिन जब उसको हीट करते हैं ना तो वो निकल जाता है वहाँ से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, बात समझ में आ गई। अब ईस्टर की, अब क्वेश्चन आते हैं कि भाई ईस्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, इथेनॉल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, या इथेनोइक एसिड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, इथेनॉल तो नहीं होगा हालांकि, इथेनोइक एसिड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ईस्टर क्या होता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए इसका यूज़ कर लेते हैं, है ना। बिजनेस का सबसे बड़ा, सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है, सबसे चीज़ सस्ती पड़े अपन को, और अपन उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें मिले। ठीक है, तो ये देखो, ये तो अपन एस्टर से बनाया, और किससे बना सकते हैं, इथेनोइक एसिड से। ठीक है, ये रहा CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेगा, देखो ये OH निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से एक H निकलेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, वाटर। यानी कि जब हम इथेनोइक एसिड से बनाएंगे तो हमें साइड में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, इथेनॉल नहीं मिलेगा, तो ये COO माइनस Na+। ठीक है, चलिए, क्या आपको इन रिएक्शंस को देख करके या इस फॉर्मूले को देख के कुछ डाउट आ रहा है क्या, मुझे बहुत तेज आ रहा है कि ये प्लस माइनस क्यों लिखे हुए हैं,
तो इसमें क्यों लिख रहे हैं बॉन्ड? तो NaCl मैंने लिखा है, येलो NaCl, तो इनके ऊपर तो प्लस माइनस होता है, तभी तो NaCl बना ना ये। लेकिन जब हम NaCl लिखते हैं तब इन पर तो लिखते ही नहीं है प्लस माइनस। तो ये क्या अट्रैक्ट नहीं कर रहे क्या? ठीक है ना। इसमें हमको देखो, अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, ये मैंने हटा दिए, ठीक है, तब यहाँ पर ये माना जा सकता है, जैसे कि अभी मैंने NaCl लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है। ये सब तीनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, COOH, जिसका अपना ही एक अलग इफेक्ट है, अपनी ही अलग प्रॉपर्टीज हैं, जो किसी में मिल जाएगा तो वो उसको कुछ और चीज़ बना सकता है, अपनी प्रॉपर्टीज को दे देगा। बात समझ में आ रही है भाई? एक तो जैसे कि कार्बन, जैसे कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, तो इसमें कार्बन एक अलग चीज़ है, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है, ठीक है, तो मैंने अगर प्लस माइनस हटा दिए तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये तीनों अलग अलग जुड़े हुए हों, मतलब तीनों को अलग अलग आकर के मिले हैं। ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये तो पूरा एक ही था ना, है ना। अपन ने ये तीनों अलग अलग थोड़ी ना जुड़ाया है, जोड़ा कि अपन ने अलग अलग थोड़ी ना जोड़ा ये कि भाई एक कार्बन ले लिया, फिर ऑक्सीजन ले लिया, फिर ऑक्सीजन ले लिया, ऐसा ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये तो पूरा एक फंक्शनल ग्रुप था, एक साथ था, पूरा एक ही ग्रुप था, तो एक ही मॉलिक्यूल था। समझ में आ गई? इसीलिए इसको दिखाने के लिए कि ये भाई साहब अलग अलग नहीं है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए इस पे हम क्या दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो अगर हम ईस्टर से सपोनिफिकेशन करते हैं तो हमें इथेनॉल साइड में मिलता है, और अगर हम इस इथेनोइक एसिड से बनाएंगे तो, यानी कि विनेगर से बनाएंगे तो वाटर मिल जाएगा, और दोनों में ही हमें सोप मिल जाएगा। लेकिन बनाते किससे हैं? ईस्टर से, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सोप क्या है आखिर, सोप की डेफिनेशन। तो सोप क्या है? एक लॉन्ग चेन होती है। क्या होती है? लॉन्ग चेन होती है। किसकी भाई? ऑफ फैटी एसिड। हाँ, उन कार्बन को हम क्या बोल देते हैं? फैटी एसिड्स। क्या बोलते हैं उनको? है ना, ये है ना, यहाँ पर एक ही कार्बन है अभी तो, ठीक है, लेकिन जो सोप हम यूज करते हैं उसमें सिर्फ एक कार्बन नहीं होता, उसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं। मेनली कितने? दो अपन के जो सिलेबस में है वो है 15 कार्बन वाला और एक 17 कार्बन वाला। समझ में आ गई बात? तो 15 कार्बन जुड़ना एक लॉन्ग चेन है कि नहीं है? तो सोप क्या होता है? एक लॉन्ग चेन होता है, और वो जो 15 कार्बन जुड़े हुए हैं उन सबको हम क्या बोल रहे हैं? फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड्स की क्या है? लॉन्ग चेन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसमें क्या होता है, ठीक है, जिसमें क्या जुड़ा होता है? सोडियम, ठीक है ना। तो हैविंग क्या होता है? सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स, ठीक है। किसके सॉल्ट चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, ये देखो, यही डेफिनेशन लिखी हुई है अपन ने कि सोप क्या है? एक लॉन्ग चेन है। यहाँ पर एक है, अपन 15 मान के चलो यहाँ पर, है ना। तो ये एक लॉन्ग चेन है किसकी भाई? फैटी एसिड की। फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है जिसमें सोडियम या फिर पोटेशियम जुड़ा होता है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और जब सोडियम यानी कि मेटल जुड़ जाता है नॉन मेटल में तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। इसीलिए कह रहे हैं, हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि ये फैटी एसिड का लॉन्ग चेन होता है जिसमें क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिल एसिड का सॉल्ट होता है। ये समझ में आ गई बात? उसे क्या कहते हैं अपन? सोप कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसके, दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं। क्या भाई? C15। अब बताओ, क्योंकि एल्केन आता है तो बताओ हाइड्रोजन कितना आएंगे?
सिर्फ 15 है तो हाइड्रोजन कितना आएंगे? 32। ठीक है, और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है इसमें, ये रहा। ठीक है, और इसमें Na लगाना है, सोडियम प्लस और ये माइनस। अब इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 31, और ये हो गया। तो ये 15 कार्बनों की चेन है जिसमें सोडियम सॉल्ट हैं। ठीक है ना, इस पूरे का नाम बताऊं मैं आपको, पूरे का नाम है सोडियम पाल्मिटेट। इसका नाम है सोडियम पाल्मिटेट। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं, है ना। ये मतलब वहाँ पर एग्जाम्पल पूछे भाई सोप का एग्जाम्पल बताओ, तो आप ये मत लिख के आ जाना संतूर, लाइफ बॉय, है ना, ये सोप के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, वो कंपनीज के नाम है। ठीक है, तो सोप कौन सा है? सोडियम पाल्मिटेट। बात समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरा 17 वाला क्या है? दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बस क्या कर देंगे, C17 कर देंगे, तो H कितना हो जाएगा? ठीक है, 34 और 2 प्लस कर देंगे तो 36, लेकिन जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये COO Na प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम स्टीरेट। क्या नाम है इसका? सोडियम स्टीरेट। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर सोडियम ही हो, यहाँ पर पोटेशियम भी हो सकता है। ठीक है, तो वही हो जाएगा पोटेशियम पाल्मिटेट और पोटेशियम स्टीरेट। समझ में आ गई बात? चलिए भाई, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है भाई इसका? ठीक है, देखो, क्योंकि लॉन्ग चेन है तो लॉन्ग चेन को दिखाते हैं। स्ट्रक्चर है, ये अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसका, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो भाई, इस तरीके से। ठीक है, ये रहा। तो ये क्या है भाई? ये लॉन्ग चेन है, किसकी? कार्बन की। ठीक है, कार्बन की ये लॉन्ग चेन है, और ये COO ये रहा। ठीक है, COO माइनस, ये इस जगह पर है। ठीक है, और ये क्या है हमारा? फैटी एसिड है, ये हमारा फैटी एसिड है। बात समझ में आ गई? जो कि क्या होता है? नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक टेल, क्योंकि पूंछ है ये। ठीक है ना, तो हाइड्रोफोबिक टेल है ये। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? कभी किसी मूवी में नहीं सुना आपने? फोबिक मतलब, फोबिया होता है ना, किसी को किसी चीज़ का फोबिया होता है, किसी को किस चीज़ का फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को किस चीज़ से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है। तो जिसको भी जिससे भी डर लगता है ना, उसको बोलते हैं फोबिया, और जिससे लगता है उसके आगे वो लगा देते हैं। तो पानी से डरने वाले को हाइड्रोफोबिया। तो ये जो टेल है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है, पानी से डर लगता है, ये पानी से दूर रहना चाहता है मतलब। और ये जो है, ये यार टेल, ये है हाइड्रोफिलिक, जिसको जो चीज़ पसंद है उसे फिलिक लगा देते हैं। हाइड्रो, अरे यार, हाइड्रोफिलिक, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड है ये। बात समझ में आ गई? और ये पोलर होता है। क्या होता है ये? पोलर। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब ये क्या है? हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हो जाएगा? ये है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिक ये है टेल, ये फिलिक है, इसका उल्टा।
इसको पानी पसंद है, इसको पानी से प्यार है, ठीक है, इसको पानी से डर लगता है, ठीक है। तो पानी की तरफ कौन भाग के जाएगा? ये वाला पार्ट, ठीक है। और पानी से दूर कौन जाएगा? इसकी पूंछ, टेल। समझ में आ गई बात? चलिए, अब क्या इसको देख करके कुछ डाउट आ रहा है क्या आपको? क्योंकि मेरे को बहुत तेज आ रहा है। आपको ये डाउट आना चाहिए कि सर यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है उसमें सोडियम लिखा हुआ है, तो यहाँ सोडियम क्यों नहीं लिखा है? ये साबुन ही तो है। स्ट्रक्चर बताया ना मैंने, सोप पढ़ रहे हैं ना अपन, तो सोप का स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें इन्हें कहाँ गया? जब पानी में घोलते हैं ना अपन साफ सोप को, तो उस पानी में घुलते ही सोडियम अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये सोडियम अलग हो गया है, यानी कि ये दिखा रहे हैं ना, ये अपन ये पानी में घुला हुआ है, ठीक है। अब एक डाउट और हो सकता है, क्या हो सकता है कि सर ये नॉन पोलर और पोलर मतलब क्या है? ठीक है, नॉन पोलर और ये पोलर क्या है? ये सर ये पोलर मतलब क्या लिखा हुआ है आपने? नॉन पोलर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो पोलर मतलब क्या है? आपने पोलर रीजन सुना है? पोलर रीजन्स कहाँ है? पोलर बियर सुना है, वेरी गुड। तो पोलर बियर, उसको पोलर बियर क्यों बोल रहे हैं? तो पोलर क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि वो पोल्स पे मिलता है। कहाँ मिलता है? पोल का मतलब होता है सिरे। क्या होता है? सिरे। इसके पोल्स हैं कि नहीं? कितने हैं? एक ये और एक ये, दो सिरे हैं इसके। अपन ने मैग्नेट पढ़ा था नहीं पढ़ा था? उसके पोल्स होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ। बिल्कुल उसी तरीके से अर्थ होती है। अर्थ के कितने सिरे हैं? दो सिरे हैं, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को क्या बोलते हैं? साउथ पोल, ठीक है ना। वहां पर बर्फ नहीं जमी हुई ना, वहां पर तो इंसान लोग, धरती है वहां पर तो, है ना। यहाँ पर ऊपर तो बर्फ जमी हुई है पूरा, है ना, इसलिए यहाँ कोई रहता भी नहीं है, इंसान कोई नहीं रहता, धरती नहीं है यहाँ पर, है ना। तो दो सिरे हो गए हमारे पास, ठीक है। मतलब अगर बॉल रखी हुई है बॉल, तो ये तो लेटरल वाला पार्ट हो गया, तो ऊपर नीचे दो सिरे हो गए ना इसके, सिरे हो गए ना इसके, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये दो सिरे हो गए इसके। मेरी बात तो सुनो, है ना। तो अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है ना, तो वहां पर क्या मिलता है हमें? वो बियर मिलता है। उस बर्फ में रहता है वो, ऊपर वाले साइड में, ठीक है ना। है ना, तो अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, तो वो तो बहुत बड़ा एरिया हो गया तो, है ना। तो उसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि पोलर पे मिलता है, पोल पे मिलता है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? पोलर बियर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पोल पोल समझ में आ गया, सिरों को बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमारे जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज जो होते हैं, ठीक है ना, वो भी दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरह के। अपन ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी दो चीजें पढ़ी थी अपन ने, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो होते हैं पोलर। क्या होते हैं? पोलर। क्यों होते हैं? जैसे कि मैं आगे अभी आपको बताऊं एग्जांपल, NaCl, ठीक है। तो Na से, सोडियम से इलेक्ट्रॉन इधर चल जाता है, तो इस पे क्या आता है? प्लस, और इस पे क्या आता है? माइनस आ जाता है। तो अब ये देखो दो सिरे बन गए कि नहीं बन गए? ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उस पर सिरे बनते हैं कैसे? प्लस माइनस नहीं बनते, ठीक है ना। वो तो शेयर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कोई सिरा नहीं है, तो ये कोई कोई आयन नहीं बनते इसमें, इसीलिए इनके क्या बोलते हैं हम? नॉन पोलर। और ऐसे जो बनते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? पोलर होते हैं। बस समझ में आ गई। तो जब आप इसको नमक को पानी, ये नमक बन जाएगा, तो इस सॉल्ट को जब आप पानी में घोलोगे तो पानी में टूट जाएगा ये, ठीक है ना। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी, पानी में नमक घोल के, डिस्टिल वाटर में
नमक घोल के उसमें करंट फ्लो कराया था। जब डिस्टिल वाटर में करवाया था करंट फ्लो तो बहुत कम करंट फ्लो हो रहा था, बहुत कम, ठीक है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई आयन नहीं है। जब मैंने सॉल्ट मिलाया तो वो सॉल्ट टूट गया अब Na+ में और Cl- में, अब माइनस आयन आ गए। तो जब करंट फ्लो कराया तो बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा था, बल्ब एकदम ग्लो कर रहा था अच्छे से। तो ये क्योंकि पोलर है, और पानी भी क्या है, पोलर है, वाटर भी क्या है, पोलर है। कैसे बनता है वो, कैसे टूटता है, H+ और OH- में टूटता है, ठीक है ना। तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, इसीलिए पोलर जाकर के पोलर में क्या हो गया, मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है, आराम से टूट जाता है। इसीलिए अब ये नॉन पोलर है, इसमें आयंस नहीं है, तो इसीलिए हम जब पानी को इसमें घोलते हैं या वाटर को या इसको, इसका मतलब क्या है, जो भी कार्बन से बना हुआ है। अब कार्बन से कौन बना हुआ है, पेट्रोल कार्बन से बना हुआ है, यानी कि वो पोलर नहीं है, ठीक है ना। पेट्रोल में भी करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, इसलिए कल मैंने जो करा था उसमें पेट्रोल में फ्लो नहीं होता। ऑयल में भी करंट फ्लो नहीं होगा, वो भी क्या है, कार्बन से बना हुआ है, नॉन पोलर है, ठीक है ना। तो इसको इसीलिए इसको जब हम पानी में घोलेंगे तो ये पानी में नहीं घुलेगा, क्यों, क्योंकि नॉन पोलर है और ये पोलर है। बात समझ में आ गई। तो पोलर, हाँ पोलर क्योंकि आयंस है ना, है ना, तो पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा, इसलिए ऑयल दूसरे ऑयल में घुल जाता है ना। डीजल इसमें घुल जाएगा, पेट्रोल में घुल जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो ये इसमें नहीं घुलेगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ये तो कार्बन, अब ये वाली चेन क्या है, कार्बन की चेन है, और अभी जस्ट अपन ने सिखाया आपको कि कार्बन वाला जितना भी होता है वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। और नॉन पोलर का मतलब जो पानी में नहीं घुलेगा, नॉन पोलर मतलब नहीं घुलेगा, और ये पोलर है क्योंकि आयन है, आराम से घुलेगा, ठीक है ना। तो ये पानी की तरफ पानी में घुल जाएगा, और ये पानी में, हाँ, इसीलिए पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये पानी से दूर भागेगा, है ना। तो जब हम पानी में गंदे कपड़ों को झकोलेंगे सिर्फ पानी में, तो साफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारी उसमें गंदगी है, ठीक है, हमारे निकले से स्वेट हो गया, है ना, डर्ट हो गया, और कई सारे ऑयल होता है, हमारी स्किन कैसी होती है, ऑयली होती है, तो उसमें ऑयल आ जाता है कपड़ों में, ठीक है ना। तो अब वो कैसा है, वो कार्बनिक है, ऑर्गेनिक है, हमारे जो जितनी भी गंदगी है ना वो सब कैसी है, ऑर्गेनिक है, यानी कि नॉन पोलर है। कैसी है, नॉन पोलर है। इसलिए अब अगर आप उसको सिर्फ पानी से धोओगे तो साफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो गंदगी इसमें घुलेगी ही नहीं, समझ में आ गई बात। हाँ, तो इसको पकड़ने के लिए, इसको निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी, हाँ, किसी नॉन पोलर की, क्योंकि ये पानी में जाएगा तो घुलेगा ही नहीं, है ना। तो पानी में ऐसा चीज मिक्स कर दें जो क्या कर सकता है, क्या करेगा, इसको अपने अंदर घोल ले, इसको पकड़ ले, ठीक है। इसलिए जब हम इसको क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही कि नहीं, अब तो आ गई ना अच्छे से, ठीक है। तो देखो, अभी ये मैंने एक बकेट बनाया, ठीक है, इसमें पानी है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब मैं इसमें जब पानी में साबुन घोलूंगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। क्यों होगा ये भाई, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आयनिक है, पोलर है, ये तो पानी में घुल जाएगा आराम से, इसलिए पानी में है अंदर, ये पानी में घुलना ही नहीं चाहता, घुलेगा ही नहीं, नॉन पोलर है, तो ये ऊपर रहेगा, भागेगा, ठीक है। अब जब आपने क्या किया, इसमें कोई गंदा कपड़ा डाल दिया, ये मैंने कोई कपड़ा गंदा इसमें डाल दिया, और ये इसमें क्या है, गंदगी लगी हुई है, और गंदगी जो है, कोई सी भी डर्ट वगैरह, ऑयल वगैरह या जो भी है इसमें, ठीक है ना, वो कैसा है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो पानी में नहीं घुलेगा, है ना। और हमने पानी में क्या डाल दिया, साबुन डाल दिया, साबुन डाल दिया। अब साबुन डालने के बाद हमने इसको झकोल दिया, ऐसे मिला दिया, तो पानी जब ये नीचे जाएगा तो ये क्या है, ये जो है ना, नॉन पोलर जो टेल है कार्बन वाली, ये भी कार्बन से बनी हुई है, ये भी कार्बन से बना हुआ है, ऑयल है, तो ये इससे चिपक जाएगा, नॉन पोलर से कट चिपक जाएगा, है ना। लेकिन ये इससे नहीं चिपकेगा, ये तो पानी में जाना चाहता है, इस तरीके से। तो ये सारे जितने भी है ना, ये पहले तो क्या थे, ऊपर थे, लेकिन अब नीचे अपने इनको इसे हिला दिया पूरा, तो नीचे आ गए, तो नीचे आते ही ये गंदगी से चिपक जाएंगे,
ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये तो क्या है, और ये पानी में घोलते ही सोडियम तो निकल जाता है, सोडियम अलग हो जाता है। अब ये आयनिक है, ठीक है ना, तो पानी में है ये, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेते हैं जितने भी है, ठीक है, सब उस, हाँ, जो जितनी भी डर्ट है ना, नॉन पोलर वाली जो टेल है, ये उस डर्ट को पकड़ के रख लेती है, क्योंकि वो भी कार्बनिक है, वो भी कार्बनिक है, वो आराम से नॉन पोलर में घुल जाएगा, पकड़ लेगा। अब पकड़ के रख लिया इसने, ठीक है ना, अब पकड़ के तो रख लिया, पूरा घेर लिया उसको अच्छे से, ठीक है। क्या अलग हो गया क्या, अभी भी वही है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको हम रगड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम रगड़ते हैं या मशीन में घुमाएंगे तो भी झटके लगेंगे, है ना, तो झटके देना, जर्क देना जरूरी है, ठीक है ना। तो जब जर्क देंगे, ठीक है, पानी को अलग करेंगे, तो जब जर्क दोगे ना तो ये अलग होगा, ये खिंच जाएगा, ये दूर जाएगा, इसको अपन पकड़ के खींच के बाहर निकालेंगे। तो जब ये खींच के बाहर निकलेगा तो ये टेल तो अलग होगी नहीं, दोनों तो एक दूसरे को अलग करेंगे नहीं, है ना, तो टेल भी खींचेगी, तो ये भी खींचेगा, इसीलिए वो दाग, वो डर्ट, वो गंदगी भी बाहर निकल जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब ये जो बनाया है ना, ये जो पूरा सोप है ना, इस सब ने जो चारों तरफ से घेर लिया, इसको बोलते हैं अपन मिसल। क्या बोलते हैं, मिसल पाव। मुंबई में खाते हैं ना, महाराष्ट्र में मिसल पाव, है ना, वो नहीं है, पर है ना, मिसल है। और ये जो गंदगी है, ये क्या है, ऑयल से बनी हुई है, ग्रीस से बनी हुई है ना, ऑयल है ये, ठीक है। जितनी भी गंदगी होती है वो भी कैसे होती है, ऑर्गेनिक होती है, कार्बनिक होती है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। डर्ट भी बोल सकते हो आप इसको, डस्ट या डर्ट, ठीक है ना, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो ये जो बन गया है इसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। इस पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, मिसल क्या होता है या मिसल फॉर्मेशन क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कि ये जो टेल होती है ना, ये जो फॉर्म इसकी बनाते हैं ना, इसकी जो टेल होती है ये डर्ट को क्या कर लेती है, चारों तरफ से कवर कर लेती है, ठीक है। जब इसको हम, इसी को मिसल फॉर्मेशन कहते हैं, इसको मिसल बोल देते हैं, ठीक है ना। जब मैकेनिकल जर्क देते हैं, झटके देते हैं, घिसते हैं ब्रश से या वॉशिंग मशीन में, तो ये अलग हो जाता है, निकाल देता है। समझ में आ गई भाई बात, यानी कि मैकेनिकल जर्क देना जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो हार्ड वाटर होता है, ठीक है, सोप जो है वो हार्ड वाटर में क्या नहीं करता, काम नहीं कर पाता है। हार्ड वाटर, आपको पता है हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, पता है क्या, गंदा पानी, इसमें काम नहीं करता है। गंदा पानी नहीं, आप बोल सकते हो बोरिंग का पानी, हाँ बोल सकते हो गंदा पानी, है ना, बोरिंग का पानी, या फिर है ना समुद्र का पानी, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हाँ, जिसमें मिनरल्स या आयंस या सॉल्ट ज़्यादा रहते हैं। हालांकि, है ना, 10th क्लास के लेवल पे आप बोल सकते हो कि सॉल्टी वाटर को हम क्या बोल सकते हैं, हार्ड वाटर बोल सकते हैं। बट स्पेशली भी अगर आपको बताना पड़ेगा कौन सा सॉल्ट, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट अगर जिसमें हैं वो हार्ड वाटर होता है, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से ही वो हार्ड वाटर है, या उसकी वजह से ही सोप उसमें क्या नहीं कर पा रहा, झाग नहीं बना पा रहा, या अपना काम नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गई बात। तो हार्ड वाटर कैसे कहते हैं, सॉल्टी वाटर को क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा सॉल्ट वाटर, मैग्नीशियम और कैल्शियम का, हाँ, मैग्नीशियम Mg और कैल्शियम Ca, ठीक है। इन दोनों के सॉल्ट, अगर इन दोनों के सॉल्ट, तो फिर नमक में तो NaCl, अरे भाई सॉल्ट बहुत सारे टाइप के अपन ने ऐसे, है ना, पढ़ा नहीं पढ़ा था एसिड बेस में। तो फिर समुद्र का पानी आपने हार्ड वाटर बताया, उसमें और भी तो है, तो उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम भी तो है भाई, जमीन के पानी में भी है ना, समुद्र का पानी, है ना, मीठा पानी थोड़ी ना है वो, उसमें तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसमें तो बहुत सारे जाने क्या क्या है उसमें तो, ठीक है ना। तो इस तरीके के हार्ड वाटर को में क्या नहीं होगा, सोप झाग नहीं दे पाता या अपना वर्क नहीं कर पाता, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन उसमें बहुत सारा सोप मिला दें तो हार्ड वाटर में,
अब मेरे पास मान लो कि एक गिलास हॉट वाटर है या एक जग हॉट वाटर है, ठीक है, तो मैं उसमें बहुत सारा अगर साबुन मिला दूँ तो वर्क करेगा नहीं करेगा? क्यों करेगा? शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि जितना सोप है उसने क्या करा, जितने भी पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट थे उनसे रिएक्ट कर लिया, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद जो चीज़ बनती है उसका स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम, ठीक है। अब सबको उन्होंने बिजी कर लिया, सबसे रिएक्शन कर लिया, अब बिल्कुल भी क्या नहीं बचा, मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं बचा। अब अगर आपने उसमें सोप मिलाया तो अब वो काम करेगा उसमें, समझ में आ गई बात? तो ज़्यादा मिलाने के बाद वो काम कर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाता है, समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ पर क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाएगा हमारे पास, इसीलिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत सारा सोप लगा लगा के आप साफ़ करो, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें कुछ और सॉल्यूशन चाहिए कि भाई हार्ड वाटर के लिए क्या करें, क्योंकि गाँवों में बहुत सारी जगहों पर नदी का पानी या मीठा पानी नहीं पहुँच पाता है, सब या तो हैंडपम्प का पानी लेते हैं या बोरिंग करवाते हैं, ठीक है ना। तब क्या करें भाई, कपड़े कैसे धोएंगे? फिर क्या करें, सोप तो हम यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। फिर क्या करें? तब आता है एक और क्रांतिकारी, कौन? डिटर्जेंट, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं अपन डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से वर्क करता है और सॉफ्ट वाटर में भी कर देता है ना। जो मीठा पानी होता है ना जिसको अपन पीते हैं, ठीक है ना, वो होता है सॉफ्ट वाटर। क्या हम ये वाले को पानी को पी सकते हैं? क्या नहीं पी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी भाई, तो डिटर्जेंट, आखिर डिटर्जेंट ऐसा क्या है इसके अंदर जो हार्ड वाटर में भी काम करता है, जो सोप में नहीं होता? तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है, ये लॉन्ग चेन होता है, फैटी एसिड का ही होता है, ठीक है ना। बट इसमें सोडियम नहीं होता है, सोडियम सॉल्ट नहीं होता, इसमें होता है अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये क्या है, ये भी एक लॉन्ग चेन है। क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ऑफ फैटी एसिड्स हैविंग, क्या होता है इसमें? अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये अमोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है। और चलिए इसी वजह से ये क्या करता है, हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। चलिए आप लिख सकते हो इट कैन शो क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन with both hard and soft water, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब डिटर्जेंट इतना अच्छा है तो सब जगह यूज कर लो, फिर सोप को बनाने की जरूरत है क्या है? बताओ बताओ। तो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में कर दो, वो थोड़ी मुश्किल थोड़ी ना है। देखो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप सोचो, मतलब सब जगह का मतलब क्या हो, नहाने के लिए भी यूज कर सकते हैं फिर हम, तो क्या नहाने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? क्यों? वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, हमारी स्किन को हार्श कर देगा, बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा, ठीक है ना, हार्मफुल है, ठीक है। इसके अलावा और क्या नहीं कर सकते हम, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये नेचर में मिक्स नहीं होता, ठीक है ना। ये नेचर के लिए भी क्या है, एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। साबुन जो है वो तो क्या है, घुल जाएगा,
ठीक है ना, मिक्स हो जाएगा वो वापस उसमें नेचर में नेचुरल हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि इंसान है, इंसान मरेगा, आप ज़मीन में फेंक दो, मतलब मिट्टी में फेंक दो, तो वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, वापस मिट्टी बन जाएगा वो, ठीक है। लेकिन वहीं पॉलीथीन को फेंक दोगे तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, उनको कीड़े नहीं खा सकते, नहीं खाते, लेकिन हमें तो खा सकते हैं ना। हमें खा करके वो वापस मिट्टी में मिक्स कर देंगे, कहते हैं ना कीड़े पड़ गए, यानी कि कीड़े खा करके उसको मिट्टी में बना रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पॉलीथीन को, प्लास्टिक बॉटल्स को नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको नहीं खाते वो लोग। बिल्कुल उसी तरीके से डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट नेचर में मिक्स नहीं होता है, मिट्टी में, पानी में मिक्स नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए ये नेचर को भी क्या करता है, हार्मफुल, नेचर के लिए भी हार्मफुल है और हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज फॉर बाथिंग और एनीथिंग, ठीक है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपने देखा होगा सर्दी में कपड़े धोते हैं, तो मतलब आप मुझे बताओ कि कपड़े किस में अच्छे धुलेंगे, ठंडे पानी में या गर्म पानी में? गर्म पानी में, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि गर्म पानी में जितना ज़्यादा पानी गर्म होगा, मिसल फॉर्मेशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि गर्म पानी में, गर्म पानी को गर्म करने के बाद वो क्या हो जाता है, वो आप बोल उसका सरफेस जो सरफेस एरिया है, सरफेस टेंशन है, वो कम हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। आप देखो खाना, आप ठंडा खाना खाते हो ज़्यादा टेस्टी लगता है या गर्म खाना खाते हो टेस्ट लगता है? ठंडा खाना टेस्टी लगता है, वो जब चलो है ना। तो गर्म खाना ना नॉर्मल लोगों के लिए क्या होता है, गर्म खाना खाते हैं ना, मतलब इतना गर्म गर्म खोलता हुआ भी नहीं, है ना, हल्का सा गर्म, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप खाना खाओगे, जैसे रखोगे वो फैल जाएगा, ठीक है ना। वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, पूरी जबान पे, पूरे मुंह में आराम से फैल जाएगा फटाफट, तो जल्दी स्वाद आएगा, ठीक है ना। वहीं ठंडा खाना इतनी जल्दी फैलता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ठंडा पानी पकड़ के रखता है, मतलब जमा हुआ रहता है एक तरीके से। ऐसे तो आप ठंडा पानी तो फिर बर्फ से धो लो, है ना, नहीं होगा ना, क्योंकि आप उसको रखोगे फिर वो, मतलब उसमें जो कपड़ा, हाँ सॉफ्ट वाटर होता जाता है, मतलब जैसे ठंडा पानी जो है ना, कपड़े पे डालोगे ना आप, तो वो एकदम हर जगह एक एक रेशे के पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो ठंडे पानी एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं मॉलिक्यूल। और गर्म पानी क्या होता है, खिल जाता है, एक दूसरे को छोड़ देते हैं वो लोग गर्म होने के बाद, अब एक एक रेशे के पास पानी पहुंच जाता है। समझ में आ गई? अब एक एक पानी में क्या घुला हुआ है, सोप घुला हुआ है, डिटर्जेंट घुला हुआ है, तो उस पानी के साथ साथ वो एक एक रेशे के पास चला जाता है, ठीक है ना, तो अच्छे से वो एक्शन कर पाता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? चलिए, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, और मिसल फॉर्मेशन जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा क्लिनजिंग एक्शन होगा, क्लिनजिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए।